डाटा प्रिंट में हमें जो भी एलईडी स्क्रीन पे शो करवाना है वो हम प्रिंट लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब प्रिंट को जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो डाटा देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये प्रिंट करवाना है, तो मैं उसे डाटा खुद से पास करूँ। अब जब डाटा की बात करें तो डाटा के बहुत सारे फॉर्मेट्स। डाटा इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा एनिमेटेड गिफ के फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा टेक्सचुअल हो सकता है, डाटा न्यूमेरिकल हो सकता है। डाटा के बहुत फॉर्मेट है। अब अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो को लेके चलेंगे, जो है टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो न्यूमेरिकल डाटा वो हम लोग बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है कि ये नंबर है या अल्फाबेट। कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज में कोड मिल रहा है, और बाइनरी लैंग्वेज में कैसे चीज़ें ट्रांसलेट हो रही हैं, ये जैसे आप वीडियो देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। कंप्यूटर को नहीं पता कि ये नंबर है, कंप्यूटर को नहीं पता ये अल्फ़ाबेट। तो कंप्यूटर को हमें ये खुद से बतानी पड़ेंगी चीज़ें कि भाई ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट। अगर हम लोग नंबर को टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिख देंगे तो वो उसे टेक्स्ट समझे, और अगर हम लोग टेक्सचुअल को लिख देंगे तो फिर वो हमें एरर ड्राफ्ट करेगा कि भाई ये नंबर वाली किसी लिस्ट में नहीं आ। ये जो डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम आप लोग यूज़ कर रहे हो उसमें ये नहीं आ। अच्छा, अब जो न्यूमेरिकल डाटा है ना, जैसे नंबर हैं 0 1 2, प्लस में माइनस में, इनके ऊपर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉडुलस कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्सचुअल डाटा, उनके ऊपर ये काम हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई अबू हरा डिवाइडेड बाय नवीद सर। अब ये दो नाम है, ये डिवाइड नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक जगह जोड़ के दिखा दें। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोगों को कहीं अगर हम अक्सर जब किसी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे हैं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देते हैं। जैसे किसी का अगर है मोहम्मद शफीक, तो वो फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिखेगा, लास्ट नेम में शफीक लिखेगा। और जब उसका कहीं नाम डिस्प्ले किया जाएगा फुल नेम, तो वो मोहम्मद शफीक किया जाएगा। तो टेक्सचर में हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब और टेक्स्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में, कैपिटलाइज केस में प्रिंट करवाना है या किस तरह से प्रिंट करवाना है। लेकिन न्यूमेरिकल डाटा की और टेक्सचुअल डाटा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग। नंबर प्लस माइनस ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन चेक हो सकते हैं, लेकिन टेक्सचुअल डाटा अपर केस लोअर केस, इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद शफीक जो नाम है वो ग्रेटर है अबू रैरा से, या अबू रैरा ग्रेटर है मोहम्मद शफीक। तो अब दो फॉर्मेट में डाटा डिवाइड हो गया। अब कंप्यूटर को भी हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये दो फॉर्मेट अलग अलग है। अब जब हमें कंप्यूटर को बताना है तो कंप्यूटर को बताने के लिए जो हम लोग डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं वो है इन्वर्टेड कॉमास। जैसे अगर मुझे प्रिंट मेरी एज करवानी तो वो होगी 21 विद आउट इन्वर्टेड कॉमा। जो न्यूमेरिकल नंबर, एज एक नंबर है ना, क्योंकि एक साल बाद वो बढ़ जाएगा, 22 23 उसमें हमें ऐड करना है, तो वो एक नंबर। और दूसरा हमारे पास प्रिंट नेम। तो ये दो हमारे पास दोनों चीज़ें प्रिंट होके आ गई। अब यहाँ पर तो हमें इतना गैप फील नहीं होगा, क्योंकि दोनों एज इट इज़ प्रिंट होकर आ गई हैं। गैप कहाँ पर फील होगा? जब हम लोग प्लस माइनस और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई अब हमारे पास दो तरह का डाटा, एक न्यूमेरिकल एक टेक्सचुअल। अभी के लिए हम लोगों ने ये सीखा है कि हम एक प्रिंट नाम के फंक्शन है, या प्रिंट नाम की स्टेटमेंट है, या प्रिंट नाम का पाइथन ने हमें टूल दिया हुआ है जिसे हम डाटा देते हैं और वो डाटा स्क्रीन पे शो कर देता है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डाटा को मैं कहीं सेव करूँ, ताकि मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकूँ। जैसे अगर हम लोग सिंपल कैलकुलेटर की भी एग्जांपल लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो उसमें हम लोग 2 + 2 करते हैं।
इज इक्वल टू आंसर 4 आ गया। फिर आंसर +2 करेंगे तो वो आंसर वाली जो वैल्यू है 4 वो गेट करेगा, 4 + 2 कर देगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 6। तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं डाटा सेव करवाने की ज़रूरत है। अगर हमें कहीं लॉन्ग टर्म में भी डाटा लेकर जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की एग्जांपल लें और भी जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके एग्जांपल लें, तो उसमें वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई टुमारो या टुडे इज़ योर दिस फ्रेंड्स बर्थडे। फेसबुक के ऊपर हमें नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आ जाता है कि जी टुमारो या टुडे इज़ लेट्स से वसीम्स बर्थडे, या इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दे देता है, नोटिफिकेशन देता है कि जी आपका ये जो कनेक्शन है लेट्स से अली है, उसको आज इस एबीसी कंपनी में 2 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन आते हैं। अब ये नोटिफिकेशन देने के लिए हमें कहीं ना कहीं डाटा सेव करवाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता होगा कि ओके आज ये मशीन की डेट ऑफ बर्थ है, सिस्टम में कहीं सेव होगी तो मैं उसके साथ चेक कर सकता हूँ आज की डेट मिला। तो अब सिस्टम में डाटा सेव करवाने के लिए हमें पता है कि भाई सिस्टम में जब भी डाटा सेव करवाना है तो हम लोग, हमारे पास हमेशा से दो ही ऑप्शन, एक है हार्ड डिस्क और एक है रैम। हार्ड डिस्क इज परमानेंट स्टोरेज और रैम इज टेम्परेरी। मतलब रैम में अगर मैं कोई डाटा सेव करवा रहा हूँ तो वो एक सर्टेन लिमिट, सर्टेन टाइम के बाद डिलीट हो जाए। अच्छा, ये क्लिप बोर्ड है, जो भी हम लोग चीज़ कॉपी करते हैं ना, जैसे राइट क्लिक करके कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल C करके कॉपी कर रहे हैं, तो आमतौर पे जब हम लोग कॉपी करते हैं तो एक टाइम पे एक फाइल या एक ही जगह से चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। एक फोल्डर में अगर 10 फाइलें हैं तो मैं वो सिलेक्ट करके दूसरी जगह पेस्ट कर दूँ। मेरे पास 3-4 चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे अगर मैं यहाँ से हार्ड डिस्क को कॉपी कर किया, अब रैम को कॉपी किया, परमानेंट स्टोरेज को कंट्रोल C से कॉपी किया, इसको कॉपी किया। अब अगर मैं कंट्रोल V या राइट क्लिक करके कहीं पेस्ट करता हूँ तो टेम्परेरी स्टोरेज पेस्ट हो, बाकी सारे पेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि अगर मैं इसे करूँ तो वही। अब मैं चाहता हूँ यार मैंने इतनी चीज़ें कॉपी की थी, जब एज अ डेवलपर या एज अ कंटेंट राइटर आप लोग काम कर रहे होते तो आप लोगों को बैक पिछला डाटा याद रखना ज़रूरी है, तो चीज़ें फास्ट हो जाती। तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम में एक फंक्शनैलिटी मौजूद है जिसे हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। ये सारा का सारा डाटा उसके अंदर स्टोर होता है। यहाँ पर आ गया टेम्परेरी, परमानेंट, रैम, हार्ड डिस्क, ये सारे के सारे जितना डाटा मैंने प्रीवियस कॉपी किया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे, मैं किसी के ऊपर पे क्लिक करूँगा वो वहाँ पे पेस्ट हो जाए। ये आएगा कैसे, विंडो V से, क्लिपबोर्ड विंडो V दबाएंगे तो आप लोगों को ऑप्शन देगा टर्न ऑन का, वहाँ से आप टर्न ऑन करेंगे तो ये डाटा स्टोर करना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल 40 वैल्यूज एक साथ में स्टोर करता है डिपेंडिंग ऑन योर रैम साइज, मेरी 40 पे सेट है। अच्छा, अब अगर मैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट करूँगा, लैपटॉप को रीस्टार्ट करता हूँ, तो ये जो क्लिपबोर्ड है एम्प्टी हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने कॉपी की हैं वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन हार्ड में जिस फोल्डर में ऑलरेडी पड़ी थी वहां पर पड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये जो क्लिपबोर्ड में चीज़ें कॉपी हो रही हैं ये रैम में हो रही है, और जो दूसरा डाटा है वो हार्ड में सेव हो रहा है परमानेंट। जो भी हमारे पास टेम्परेरी डाटा है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, या जब जिस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डाटा है वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, या अगर जनरल डाटा है तो लैपटॉप जैसे ही बंद होगा वो डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक तो ये टेम्परेरी है और इसमें रैंडमली डाटा स्टोर हो रहा है तो ये फास्ट है एज कम्पेयर टू हार्ड। रैम इज फास्टर, हार्ड डिस्क इज स्लो।
इवन तो हार्ड डिस्क की आगे बहुत सारी टाइप्स आ गई। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हार्ड डिस्क की टाइप थी सिर्फ HDD, बैक इन 2008-9 के आसपास। उस वक्त आ गई थी फ़ॉरेन में, लेकिन पाकिस्तान में इतनी SSDs कॉमन नहीं थी। लेकिन उसके बाद आजकल हमारे पास SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसकी स्पीड HDD से तेज़ है। फिर उसके बाद आया M2 साटा कार्ड, जिसकी स्पीड SSD से भी तेज़ है। और उसके बाद आई है NVMe, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन NVMe के आने के बाद भी रैम इज स्टिल फास्टर। अब भी बेशक हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत काम हो रहा है, साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं हार्डवेयर के ऊपर, लेकिन स्टिल रैम इज़ फास्टर, क्योंकि रैम के ऊपर भी उसी स्पीड से काम हो रहा है। रैम में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अगर किसी ने देखा हो या किसी ने हार्डवेयर पढ़ा है तो उसको पता होगा DDR3 रैम है, DDR4 रैम है, और इस तरह से फिर डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है। बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इसके अंदर में इंट्रोड्यूस करवा दी। लेकिन एट द एंड जो हमें पता चला वो ये है कि रैम इज़ फास्टर देन हार्ड डिस्क। तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो हम लोग चाहते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्विकली है। 2+2 का रिस्पॉन्स क्विकली है, 2+5 का रिस्पॉन्स, ये 5 × 2 का रिस्पॉन्स, ये जो इस तरह की मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसका रिस्पॉन्स क्विकली आए, बहुत टाइम कंज्यूम ना। जब मुझे कोई चीज़ क्विकली रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मैं कोई फास्टर ऑप्शन यूज़ करूँगा, और फास्टर ऑप्शन हमारे पास रैम है। तो इसका मतलब है कि जब भी मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो मैं उसका डाटा पहले रैम में स्टोर करूँगा और फिर वहाँ पर रैम में कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा। मैं हार्ड डिस्क में बेशक लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर कर दूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ डाटा रैम में ज़रूर है, ताकि क्विकली कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकें और हमें आउटपुट जल्दी से जल्दी मिल सके। अब यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं अच्छा, रैम को हम लोग मेमोरी भी बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में रैम को मेमोरी बोलते हैं, और जो दूसरी हार्ड डिस्क होती है उसे डिस्क बोलते हैं। अच्छा, मेमोरी मेरी 32% यूज़ हो रही है, और हर सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ मेमोरी यूज़ कर रहा है। जैसे गूगल क्रोम की यह वैल्यू आ रही है कि तकरीबन 1 GB मेरी रैम यूज़ कर। अब वो गूगल 1 GB रैम का कर क्या, क्रोम कर क्या रहा है कि उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इस वक्त, जैसे ये जो हमारा वाइट बोर्ड का टूल है, ये भी इस वक्त गूगल क्रोम के अंदर ही चल रहा है। गूगल क्रोम की आगे एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई। अ, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैसे बनती हैं या कैसे डाउनलोडेबल फॉर्मेट में वेब आ जाती है। तो ये बैक पे टीएल ड्रॉप गूगल क्रोम में ही चल रहा है, गूगल क्रोम की रिसोर्सेज को यूज़ कर। अब ये जितनी भी मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ या कोई एक ड्राइंग कर रहा हूँ, कोई कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वो सारा का सारा गूगल क्रोम पे लोड जा रहा है, और गूगल क्रोम हमें टास्क मैनेजर पे शो कर रहा है कि भाई मैंने 1 GB रैम यूज़ कर ली। 1024 MB होते हैं 1 GB, ये 1 GB प्लस रैम इस वक्त यूज़ कर। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जो आंसर हमें क्विकली चाहिए, तो उसके लिए हम लोग रैम यूज़ करेंगे, 2+2 ये वो। तो अब रैम में पहले हमें डाटा स्टोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में तो हमें डाटा स्टोर करना आता है, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है। डाउनलोड करते हैं कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग, कोई गेम, वो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। आगे जाके कोड के थ्रू भी हम लोग हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, क्विकली क्विकली आउटपुट देनी है, तो हम लोग रैम में डाटा स्टोर करना सीखें। रैम में कैसे डाटा स्टोर करते हैं। तो रैम में डाटा स्टोर करने के लिए ना जो टूल हमें मिलता है वो है वेरिएबल।
अब जब रैम में डाटा स्टोर करवाना है, तो रैम में जब भी हम लोग कोई चीज़ स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करने के दो तरीके, एक एक डाटा लाएं और फेंक दें, और जब फिर हमें डाटा रिक्वायर्ड है तो हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग महीने का राशन एक साथ ले आते हैं, और किचन में वो कैबिनेट्स के अंदर या छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर अलग अलग रखने के बजाय एक ही जगह पे नमक, एक ही जगह पे चीनी, वहीं पे बिरयानी मसाला, वहीं पे मिर्चें, चावल, सारा कुछ वहीं पे फेंक देते हैं, और शाम को हमें बिरयानी बनानी, तो वो चीज़ें फाइंड आउट करना मुश्किल है। अब हमें अगर हम लोग करते हैं कि भाई बिरयानी के मसाले वगैरह एक अलग डब्बे में है, या नमक मिर्च एक अलग जगह पे पड़े हैं, चीनी अलग डब्बे में है, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो इसी तरह अगर हम लोग रैन में करेंगे कि हमें, या जैसे हम लोग करते हैं कि अक्सर स्कूल और कॉलेज से आके बैग और चीज़ें जहाँ पे दिल किया फेंक दी, और उस वक्त तो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन सुबह जब स्कूल कॉलेज जाने का टाइम होता है और चीज़ें मिल नहीं रही होती, फिर डांट पड़ रही होती है कि कभी जगह पे रखी हुई चीज़ तो मिलेगी। सो तो इसी तरह रैन में या हर जगह पे यही कंसेप्ट है कि अगर हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, एक स्ट्रक्चर बना के रखेंगे, तो हमें जब चीज़ें गेट करनी है उस वक्त आसान है। अगर तो हमें सिर्फ डाटा स्टोर ही करना है, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो हम लोग रैम में ला के डाटा स्टोर कर दें। जैसे अगर ये किचन वाले एग्जांपल ही लें, तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ला के राशन रखना ही, उसको बाद में इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई जो जिस शापर में नमक आया है, जिस शापर में चीनी आई है, जिस शापर में डिफरेंट चीज़ें आई हैं, उन शापरों से भी निकाल के आपस में मिक्स करके रख दें, क्योंकि हमने इस्तेमाल ही नहीं करना है, वो पड़ा है पड़ा रहे। लेकिन अगर हमें उसे इन फ्यूचर इस्तेमाल करना है, तो हमें उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना पड़ेगा, ताकि ज़रूरत के वक्त वो चीज़ें मिल सकें। इसी तरह रैम में अगर हमें डाटा सिर्फ रखना ही है, तो फिर हमें उसे ऑर्गेनाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें फ्यूचर में उस डाटा को गेट भी करना है, उसे यूज भी करना है, तो हमें उसे ऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत है। हमें सोच समझ के वहाँ पे चलना पड़ेगा कि ओके, हम रैम को किस तरह से बनाएं कि बाद में डाटा गेट करना आसान है। अब एक तरीका तो मतलब ये है कि भाई ये पूरा हॉल है, चेयर्स निकाल दी जाएं, नीचे कारपेट बिछा है, आओ बैठो और क्लास लो। तो उसमें अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी को उठ के बाहर जाना है, तो दरमियान में कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि जिसका जहाँ दिल करेगा वो क्लीन पे आके बैठ जाएगा। किसी को वॉशरूम जाना है, कोई कॉल पिक करनी है, कोई पानी वगैरह पीने जाना है, तो दरमियान में कोई रास्ता नहीं, फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं। अब चेयर लगानी है, चेयर्स ने क्या किया कि डिवीजन बना दी है, और दरमियान में भी रास्ता है, इधर हॉरिजॉन्टल में भी आगे भी रास्ता है, पीछे भी थोड़ा सा रास्ता है, कि अगर किसी ने को गुजरना है तो वो इजीली गुजर सकता है। इसी तरह रैम में भी एक ऑप्शन हमारे पास ये था कि हमने 8 GB की रैम ली, और वो रैम बस 8 GB का, जैसे पूरा हॉल है तो 8 GB का पूरा हॉल है। गूगल क्रोम का डाटा भी वहीं पे पड़ा है, OBS स्टूडियो का डाटा भी वहीं पे पड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डाटा भी वहीं जा रहा है, व्हाट्सएप का डाटा भी वहीं जा रहा है, और जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो भी सारे वहीं जा रहे हैं। तो जब उन डाटा को गेट करना है किसी मकसद के लिए, जैसे गूगल क्रोम से मुझे कोई डाटा गेट करना है स्क्रीन पे शो करवाने के लिए, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो उस डाटा को हमें देखना पड़ेगा, मसले बनेंगे, क्योंकि जब हम वो डाटा लोड ही नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर अपडेट भी नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग यूट्यूब के कमेंट्स की बात करते हैं, या व्हाट्सएप के मैसेजेस की बात करते हैं, वो एक अगर चंद मैसेजेस हमारी व्हाट्सएप की रैम में लोड हो जाते हैं। अब जब वो रैम में लोड हो जाएंगे, तो रैम में लोड होने के बाद अगर कोई बंदा उसे एडिट करना चाहता है, जैसे व्हाट्सएप ने एडिट मैसेज का फीचर दिया है, अगर मैं उस मैसेज को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये मैसेज कहाँ पे पड़ा, मुझे ये बैक डेटाबेस में या रैम में कहाँ पे अपडेट करना है। ये ना हो कि यूज़र अपडेट कर दे लेकिन रैम में अपडेट ही ना हो। अगर रैम में अपडेट नहीं होगा, हार्ड में अपडेट नहीं होगा, बैकएंड पे अपडेट नहीं हो रहा है डेटाबेस में, तो अगले बंदे को पुराना मैसेज ही जाए, एडिट वाला सिर्फ मुझे शो हो, वो भी जैसे ही मैं व्हाट्सएप दोबारा ओपन करूँगा दोबारा से ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमें रैम में डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, ताकि जब हम उसे गेट करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो हमें पता हो। तो रैम की पार्टीशंस बना ली, छोटे छोटे डब्बे बना लिए। इसी तरह रैम में डब्बे होते हैं, ये एक मैंने ड्राइंग टाइप बनाई है हुई है,
जिससे हमें आइडिया होता है कि रैम में इस तरह से डब्बे बने हुए। इन डब्बों में आके वो डाटा स्टोर होता है। जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम इस डब्बे के को रिजर्व कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, जो हम अपनी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। अब वेरिएबल बनाना कैसे है? वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी हमें नाम चूज करना, जो ऑलरेडी पाइथन में किसी चीज का नाम ना रखें। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, 5 जानों की, 2 पेरेंट्स हैं, 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों में से किसी एक का नाम लेट से अबू बकर, तो पेरेंट्स दूसरे बच्चे का नाम भी अबू बकर ही नहीं रखते, तो उसका नाम मुख्तलिफ रखें, ताकि जब हम लोग बुलाएं, या अगर ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं किसी के, वो दोनों का नाम सेम नहीं रखते, वो अलग अलग नाम रखते हैं। इवन तो उनके चेहरे, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आते मैच करती हैं, लेकिन स्टिल वो मुख्तलिफ रखेंगे। वो मुख्तलिफ क्यों रखने हैं? ताकि जब हम लोग उसको कॉल करें, या जब हम लोग उसको गेट करना चाहें, बुलाना चाहें, तो इजीली बुला सकें। तो इसीलिए हम लोग भी वेरिएबल का नाम यूनिक रखेंगे। यूनिक क्यों रखना है, या ऐसा क्यों नहीं रखना जो पाइथन में पहले के इस्तेमाल हो गया है, ताकि जब हमें उसे इस्तेमाल करना हो तो मसला ना बने। जैसे अब प्रिंट का काम है, पाइथन में प्रिंट एक टूल, पाइथन ने एक टूल दिया है प्रिंट के नाम से, उसका काम है स्क्रीन पे डाटा शो करवाना। अब मैं अपने वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं रख सकता, क्योंकि प्रिंट रखूंगा मसले बनेंगे कि भाई स्क्रीन पे शो करवाना है, ये रैम में जाके चेक करना है। तो इसलिए हमें मुख्तलिफ वर्ड चूज करना पड़ेगा। PRIN चूज कर सकते हैं, टी स्किप कर दें, ये इस तरह के हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करने पड़े। तो मैं अभी के लिए एज के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ कि जी एज, और ये एक वेरिएबल बन गया। अब ये वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने नाम लिखा, तो जाके रैम में जगह रिजर्व करो। अब एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ी सी ना, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम लोग फ़ोन वगैरह लेने जाते हैं, तो भाई 2 GB रैम है और 32 GB हार्ड एंड सो इसी तरह। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, के आप लोग रैंडमली डाटा स्टोर करवा सकते हो और रैंडमली डाटा एक्सेस भी कर सकते हो। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, का मतलब है कि अगर मेरी कुछ रैम इस तरह की शो हो रही है, उसमें इस तरह के डब्बे बने हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि गूगल क्रोम पहले आके इस डब्बे में स्टोर कराएगा, उसके बाद व्हाट्सएप अगले डब्बे में, उसके बाद फेसबुक अगले डब्बे में, यूट्यूब उससे अगले में। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, उसको जहाँ जगह मिलेगी इजीली वो वहाँ पर ला के डाटा स्टोर करते। अगर मैं उसे कहूँ कि भाई ये स्टार्ट पे करना है, तो वो स्टार्ट पे कर देगा, उसे सेंटर में जगह मिलेगी सेंटर में कर देगा, एंड पे जगह मिलेगी एंड पे कर देगा। हो सकता है जब उसे एंड पे वो डाटा स्टोर करवा रहा है, पीछे सारी रैम ही खाली है, लेकिन उसे जहाँ पर क्विकली जगह मिलेगी वो वहाँ पे स्टोर कर देगा। वो उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा कि भाई ठीक है मैं पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, एंड सो ऑन। उसको जहाँ पर इजीली जगह मिलती जाएगी वो वहाँ पर डाटा स्टोर करवाता जाएगा। अब जब डाटा स्टोर करवा रहा है, डब्बे बने हुए हैं, अब डब्बों का कोई सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब डब्बे में डाटा पड़ा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया हो कि कौन सा डब्बे में डाटा पड़ा है। अगर हमें डाटा गेट करना है तो हम कैसे डाटा गेट करेंगे? अब ये तो हमें पता चल गया, रैम में डाटा है, रैम में डब्बे बने हुए हैं, और उन डब्बों से हमें डाटा गेट करना है। अब उस डब्बे की कोई ना कोई निशानी होनी चाहिए। अब उस निशानी के तौर पे, उस निशानी के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि रैम के हर डब्बे के या हर ब्लॉक को, जैसे मेमोरी ब्लॉक भी बोलते हैं, मेमोरी, उसको एक स्पेसिफिक नंबर दे दी, जो हेक्स कोड में। हेक्स कोड का मतलब है कि जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हम जो लैंग्वेज समझते हैं वो है डेसिमल, और सिस्टम जो समझ रहा है वो है बाइनरी। बाइनरी में क्या है, 0 1। डेसिमल सिस्टम में क्या है, 0 से लेकर 9 तक गिनती, इसके बाद हमें इसी से आगे चल, इसी से आगे कॉम्बिनेशंस बनाने। इसी तरह हेक्साडेसिमल करके एक सिस्टम है जिसके अंदर काउंटिंग कुछ इस तरह से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F।
9 तक तो हमें समझ आ गया कि क्योंकि ये हम लोगों ने भी पढ़ी है। उसके बाद ए का मतलब है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, 14 और 15। अब हमें इन्हीं के कॉम्बिनेशंस के साथ आगे काउंटिंग बनानी। जैसे हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम है 0 से लेकर 9 तक है, आगे हम इससे काउंटिंग बनाते हैं। 10 बनाना है तो 1 0, 12 बनाना है तो 1 2, 21 बनाना है तो 2 1। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग चीज़ें बना रहे हैं। ए बी सी छोटा लिखें या बड़ा, कोई मसला तो नहीं इसका भी। जी जी। केस सेंसिटिव नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगर आप कैपिटल लेके जा रहे हो तो डिपेंड करता है। अपर केस और लोअर केस दोनों दोनों में अवेलेबल, ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है, दोनों में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अपर यूज कर रहे हो तो अपर ही यूज करोगे, लोअर यूज कर रहे हो तो लोअर ही यूज करोगे। दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन आपने फिक्स करना है। केस सेंसिटिव तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि केस सेंसिटिव का मतलब है कि सिर्फ जो उन्होंने डिफाइन कर दिया, तो दोनों हैं अवेलेबल। लेकिन आप लोग एक दफ़ा डिसाइड कर लोगे, अगर दोनों यूज करोगे तो एरर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एफ, एफ का मतलब है 255। मतलब अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एफ एफ। लेकिन अगर हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जैसे 21 22 23 29 30, तो उसमें ये वाली वैल्यू बनेगी 255। अब ये वैल्यूज बनानी कैसे हैं वो आगे एक पूरी एक मैथमेटिक्स है, उसकी भी कभी हम लोग डिटेल में मूव करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें इतना पता चल गया कि रैम के हर ब्लॉक को हेक्साडेसिमल कोड में नंबर दिया गया। हर ब्लॉक का एक यूनिक नंबर है और उसी नंबर की बेस के ऊपर हम लोग वो डाटा गेट करें। तो मुझे डाटा गेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा डाटा पड़ा है 09183 ए में, 83 बी में, 83 सी में, 83 डी में। अब मसला क्या, मसला ये है कि रैम में डाटा आ गया, रैम रैंडम एक्सेस है, रैंडमली डाटा स्टोर हो रहा है। अब जब रैंडमली डाटा स्टोर हो रहा है तो जब रैंडमली डाटा स्टोर हो रहा है तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि हमारे वेरिएबल का कौन सा नंबर। अच्छा, अब जब हम लोगों ने, अभी मैंने आपको बताया कि जब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो मेरा क्लिपबोर्ड डिलीट हो जाएगा, या क्लिपबोर्ड में जो डाटा पड़ा है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं जब दोबारा कॉपी करूंगा तो वो दोबारा जाके रैम में सेव होगा। अब मसला ये है कि दोबारा रैम में उसी जगह पे जाके सेव नहीं होगा, वो नई जगह ढूंढे। उसी जगह सेव हो भी सकता है, नहीं भी। कोई हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कि इसके इतने परसेंट चांसेस हैं, इतने परसेंट नहीं। अब वो रैम के उसी डब्बे में जाके डाटा स्टोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई फिक्स नहीं है कि भाई 50% चांस है होगा, 50% नहीं है, कोई नहीं है। हो भी जाएगा, नहीं भी हो सकता। अब जब हो सकता है नहीं हो सकता, हमें यही नहीं पता कि होगा नहीं होगा कितने परसेंट चांसेस हैं, तो हम लोग कोई अंदाज़ा या तुक्का भी नहीं मार सकते। और रैम के अंदर ये तो मैंने शायद काउंटेबल ब्लॉक्स बनाए हैं, ये तकरीबन नियर टू बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स, मतलब लाइक 100,000 ब्लॉक्स होते हैं। जितनी रैम बढ़ती जाती है उतने ब्लॉक्स होते हैं। अगर किसी के पास मतलब लाइक 100 GB रैम है, 96 GB रैम है, 64 GB रैम है, तो उतनी ज़्यादा ये ब्लॉक्स होंगे। अब इतने सारे नंबर याद करना मुश्किल है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये बाकी सारे लोग भी इस्तेमाल करें। अब जब बाकी सारों के ऊपर आ गए हो तो बाकी सारों के पास तो मसला ये है कि रैम ही बराबर नहीं है। जैसे मेरे लैपटॉप में 32 GB रैम, किसी के में 16 GB रैम होगी, किसी के में 8 4
गूगल को लैब हमें 12 GB रैम दे रहा है। इसका मतलब है कि भाई मेरे में डिफरेंट नंबर आएंगे, आप लोगों के में डिफरेंट नंबर आएंगे। मेरे में डिफरेंट क्यों आएंगे? क्योंकि मेरे बाकी सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं, इस वक्त लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो रिकॉर्डिंग वाला भी चल रहा है, तो उसने भी रैम में कोई ना कोई जगह रिजर्व की है, तो वो किसी और जगह मेरा डाटा स्टोर होने के चांसेस हैं। आप लोगों के नहीं चल रहे, आप लोगों का उसी जगह स्टोर होने के चांसेस हैं। तो अब नंबर याद नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं नंबर की बेस पे डाटा गेट कर लूँगा रैम से। रैम में डाटा तो स्टोर करवा लूँगा। डाटा स्टोर कैसे होगा? डाटा स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले तो हमने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग लगाएंगे इक्वल का साइन, और इक्वल का साइन लगाने के बाद न्यूमेरिकल है तो वैसे लिख देंगे, और अगर टेक्सचुअल डाटा है तो उसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अब रैम में जगह रिजर्व हुई और उस डब्बे में जाकर ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई, लेकिन फिर मसला ये है कि जब मुझे गेट करना है डाटा तो मुझे ये कोड नहीं पता किस डब्बे में स्टोर हुई है, और कोड अलग अलग भी हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट ने एक स्टेप मजीद आगे लिया कि वेरिएबल्स बनाए, कि हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल को नेम दे देंगे। ये वेरिएबल नेम को ऑटोमेटिकली हम लोग बाइंड कर देंगे उस कोड के साथ। जो भी आपके डब्बे का कोड होगा ना वो याद करने की जरूरत नहीं, चाहे वो 50 दफा बदल गया, हम लोग 50 दफा उसको आपके वेरिएबल नाम के नेम के साथ ही बाइंड कर देंगे। अब ये काम सिस्टम का है, याद रखना कि भाई ये मेरा वेरिएबल नेम है, इसके पीछे कौन सा ब्लॉक है। अब ये सिस्टम का काम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट उन्होंने इस चीज़ के अंदर लॉजिक्स लिख के ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी कि हाउ इट विल वर्क। कि रैम में जब हम लोगों ने जगह रिजर्व की, उसका जो ब्लॉक का कोड है वो एक वेरिएबल नेम के साथ कैसे अटैच हो, कैसे जुड़े, ये लॉजिक, इससे हमें इसकी डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे काम कर रही है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने बना के हमें दे दी। अब हमें याद क्या करना है? जो हमें वेरिएबल का नाम रख रहे वो याद कर। अब ये आसान भी है। आसान कैसे? अगर हम लोग बात करें तो हमें अपने 15 दोस्तों के नाम याद, 15 दोस्तों के फ़ोन नंबर याद नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को नंबर याद करना मुश्किल लगता है। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें आसान लगता हो, लेकिन जो जनरली हमें नंबर याद करना मुश्किल लगता है। इसीलिए अक्सर लोगों को हिस्ट्री बुरी भी लगती है, कि उनको वो डेट्स याद करनी पड़ती हैं कि जी फलाना, मतलब लाइक कोई बादशाह इस दौर में यहाँ पर आया, फिर उसने ये फतह किया। तो ये चीज़ें याद करना हमें मुश्किल लगती हैं, डेट्स हो गई, ये नंबर्स हो गए। लेकिन नाम याद करना, इंग्लिश लाइक चीज़ें याद करना, ये हमें थोड़ा आसान लगता है। तो अब हमें आसानी मिल गई कि भाई हमें इंग्लिश लाइक करेक्टर में नाम रखना है वेरिएबल का। बैकएंड पे रैम में जाके वो जगह रिजर्व करेगा, उसका कोड क्या होगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम देख लेगा, उसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें डाटा गेट करना है तो हमने उसी वेरिएबल नाम के नेम के साथ डाटा गेट कर लिया। जैसे हम अपने फ़ोन बुक में करते हैं कि भाई मुझे फ़ोन नंबर याद करने की जरूरत नहीं, मैं फ़ोन नंबर कहीं अपनी मोबाइल की मेमोरी में स्टोर कर लेता हूँ और उसको कोई एक नाम दे देता हूँ। जैसे किसी को नाम दे लेता हूँ अब्दुल हादी, किसी को नाम दे लेते हैं अली रज़ा, कोई नाम हो जाता है अहमद। तो अब मुझे नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पर अहमद लिखूंगा, अहमद का नंबर आएगा, अहमद को कॉल कर लूंगा, अली रजा को कॉल कर लूंगा, अब्दुल हादी को कॉल कर लूंगा। तो इसी तरह अब हमें यहाँ पर नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल का नाम याद रखना है, उसी के साथ हम लोग आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल बनाते वक्त हमें सिंटैक्स को देखना। सिंटैक्स क्या है? लैंग्वेज को, सिस्टम को बताने का तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग उर्दू में लिखते हैं ना कि मेरा नाम अबू हुरैरा है,
लेट्स से कहीं यहाँ पे उर्दू, तो शायद मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो उर्दू में लिखते वक्त मीम, ये, रे और अलिफ, रे और अलिफ इकट्ठा नहीं लिखते, लेकिन लाम और अलिफ इकट्ठा लिख देते हैं जब ला इलाहा लिखना है, ला इलाहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वहां पर लाम और अलिफ इकट्ठा लिख देते हैं, रे और अलिफ को इकट्ठा नहीं करते। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो लैंग्वेज बनाने वालों ने हमें बता दी कि भाई ये मेरा जब आपने लिखना है तो मीम ये रे तक इकट्ठा लिखना है, फिर आगे अलिफ अलग है, रे के साथ अलिफ नहीं जोड़ सकते, लेकिन जब ला लिखना है तो लाम के साथ आप अलिफ लिख सकते हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट 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 रूल्स पड़े हैं उर्दू लैंग्वेज के। इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, स्पेनिश के अपने रूल्स हैं, चाइनीज़ के अपने रूल्स हैं, फ्रेंच के अपने रूल्स हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स हैं। इसी तरह पाइथन लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं कि भाई आपने अगर सिस्टम से बात करनी है तो वो बात करते वक्त आपने किन रूल्स को फॉलो करना। उसने कहा है कि भाई जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाना है सबसे पहले आपने उसका नाम बताना है, नाम बताने के बाद आपने इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल के साइन के बाद आपने बताना कि आप उस डब्बे में जो आपने जगह रिजर्व की है इस वेरिएबल के अगेंस्ट उसमें क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अगर आप कहोगे कि भाई मैं पहले वैल्यू बता रहा हूँ, फिर इक्वल लगा रहा हूँ, फिर नाम बताऊंगा वेरिएबल का, तो हम इसे गलत मानेंगे, हम नहीं मानते इसे, नंबर काटा जाएगा। तो अगर हम लोग ये लिख दें ना कि बोर्ड के पेपर में या किसी एग्जाम में गलत तरीके से ये कोई या सेंटेंस गलत बना दें, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर दें, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर दें, वर्ब की जगह नाउन लगा दें, तो ये मसले मसाइल बनते हैं, नंबर कट जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमें एरर आ जाए तो हमें इस सिंटेक्स को फॉलो करना है। सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले वेरिएबल का नाम जिस से रिलेटेड हम लोग जगह रिजर्व करवाना चाह रहे हैं, जैसे नेम टू इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमें बताना है कि भाई मुझे रैम में जगह रिजर्व कर ली है, अब इसके अंदर मुझे डाटा भी स्टोर करना है, तो डाटा स्टोर करने के लिए इक्वल टू कॉमा नवील सर, और इसे सेव कर। अच्छा, टेक करके ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल्स। अब उसने क्या किया है कि ये एक प्रोग्राम है जिससे पाइथन की चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाए, कि वेरिएबल का नाम रखना है आपने, एक तो क्या करना है, टैब्स एंड स्पेसेस में आएंगे तो यहाँ पर हमें बताएगा इंडेंटेशन आ गई, मैक्सिमम लाइन लेंथ आ गई, इंपोर्ट स्पेस
यहाँ पर वो सारे हमें तरीके बता रहे हैं कि आप लोगों को इस तरह से नहीं लेके चलना, लेकिन इस तरह से आपको अपनी लाइन ब्रेक करनी। यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने रूल्स डिफाइन किए हैं कोड के और ये सारी चीज़ें। अब ये रूल्स ऐसे हैं कि हम इन्हें फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो हमारा कोड गुड क्वालिटी का कोड माना जाएगा। जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल, उन स्टैंडर्ड के लिहाज से हमें वेरिएबल इक्वल से पहले और इक्वल के बाद स्पेस देनी है। ये ज़रूरी नहीं है। पी ई पी, अगर आप पी ई पी 8 सर्च करेंगे तो आ जाएगा पी ई पी 8 या पाइथन इन्हेंसमेंट प्रपोजल्स। एट वर्जन, इसके डिफरेंट वर्जन हैं, ये लेटेस्ट है। ये कंप्लीट दिए हुए हैं कि आपको फंक्शन का नेम रखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कहाँ स्पेस देनी है कहाँ नहीं देनी। वो सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, क्लास बनाते वक्त आपको पहला लेटर कैपिटल रखना है, क्यों करना है, वो सारा यहाँ पर डिटेल में उन्होंने मेंशन किया। pep.python.org, यहाँ से उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पाइथन का जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो उसके लिहाज से आपको वर्जन मिलते हैं। 9 रिफ्रेश होती रहती है, जैसे अभी लेटेस्ट 3.14 है तो उन्होंने उसका भी अपडेट कर दिया सारा। ये देखिए, ये 24 अप्रैल को पाइथन का वर्जन 24 अप्रैल 2024। 745 स्पेसिफिकली 3.14 के लिए, जो 8 है वो जनरलाइज। ये यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब जो अल्फ़ा वर्जन है इसका इस दिन रिलीज़ हुआ था 15/10 को, ट्यूसडे। और आगे एक्सपेक्टेड क्या क्या चीज़ें लोग देख रहे हैं, उसी लिहाज से मैंने बता। अब 745 में चूँकि 3.14 अभी तक डेवलपमेंट बिगिन से 5वें महीने डेवलपमेंट हुई थी, और ये अभी आके अल्फ़ा 2 इसका वर्जन रिलीज लास्ट में। पाइथन की अपनी वेबसाइट ही बता देती है कि जिस भी वेबसाइट पे आप जाओ वो आपको बता देंगे चेंज लॉग दिया होता है, डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन डॉक्स, और किया व्हाट्स न्यू इन पाइथन 3.13, क्योंकि अभी जो 3.14 है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। 3.14 इन डेवलपमेंट, अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको एरर आ सकता है कि इसका जो कंपाइलर है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आप यूज़ के लिए हम लोगों ने दे दी है, लेकिन ये वो डेवलपर यूज़ करेंगे जिनको पाइथन पे पूरा हाथ सेट है। टेबल कौन सी है, 3.12 और ये सारी चीज़, ये उन्होंने सारा बता दिया। और अब उन्होंने यहाँ पे एक बना भी दिया है कि भाई व्हाट्स न्यू इन
जैसे हम लोग इसके ऊपर मूव करेंगे, मैंने पूरा आर्टिकल हमें दे दिया। बिल्कुल, करंट मीडियन -1 भी। बल्कि अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने खुद ही ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है, स्टैंडर्ड बनता जा रहा है तो खुद ही चीज़ें अडॉप्ट करनी है। जैसे नोड जेएस करके एक सॉफ्टवेयर है जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। जैसे हम लोग पाइथन का कंपाइलर आगे जाके अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, अ, इसी तरह ये जो नोड जेएस का है इसके ऊपर अगर हम आए डाउनलोड पर, तो वो हमें बता रहे हैं कि करंट 23.4 है, लेकिन एल टी एस स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट कौन सा है? 22.12.0। डाउनलोड किससे करना है और कैसे करना है वो सारा आपके पास ऑप्शन। अब क्योंकि पाइथन का हमें कंपाइलर भी इंस्टॉल करना पड़ना था, फिर उसके बाद फिर हमें उसकी रेगुलरली अपडेट्स भी चेक करनी पड़नी थी कि अगर पाइथन का 3.14 आ गया है या नहीं आया। उस लिहाज से फिर हमें उसका कंपाइलर अपडेट भी करना पड़ना था। फिर उसके लिए हमें एक आईडीई डाउनलोड करनी पड़नी थी, उसे इंस्टॉल करना पड़ना था। और कुछ रिकमेंडेशंस जो आती हैं, जैसे अब ये मैंने PRI लिखा है, तो अब पी से जितने भी पाइथन के अंदर बिल्ट इन टूल मौजूद है ना, उसने मुझे सारे के सारे लिस्ट कर दिए। तो ये वाली लिस्टिंग अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करनी पड़नी थी अपने कंपाइलर में। इस खिचखिच से बचने के लिए हम लोगों ने गूगल कोलैब पर है, गूगल कोलैब ने सारा कुछ पहले ही किया हुआ। लेटेस्ट पाइथन जो स्टेबल, उसके बाद जो रिकमेंडेशन जो एक्सटेंशन हमें चाहिए, जो चलाने के लिए सेटअप चाहिए, वो ऑलरेडी इंस्टॉल था। हमने आए कोड लिखा, चला लिया बस। क्योंकि गूगल की प्रोडक्ट है, जीमेल सबके पास है, ऑटोमेटिकली अकाउंट भी बना हुआ आपको मिल जाएगा इसमें। तो अकाउंट बनाना भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब हमने ये तो सीख लिया कि भाई वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू जो सेव करवानी। अब मैं कितने वेरिएबल्स बना सकता हूँ? जितने मर्जी बना लें, अनटिल अनलेस मेरी रैम कंप्लीटली फिल नहीं हो रही। जब मेरी रैम कहीं कंप्लीटली फिल हो गई, फिर मेरा फ़ोन हेल्ड हो जाएगा, या लैपटॉप, सिस्टम, टैब, जो भी हम लोग मशीन यूज़ कर रहे हैं वो हेल्ड हो जाए अगर रैम कम्प्लीटली फिल हो जाए। जैसे अक्सर अगर आप किसी पुराने फ़ोन में टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो आफ्टर 20-30 वीडियोस वो हेल्ड होना शुरू हो जाता है। या इंस्टा कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते रहो तो आपको फील होता है कि आपका मोबाइल स्लो हो, इफ़ यू यूज़ एन ऑल्डर फ़ोन। अभी तो ये जो वर्चुअल रैम वाली चीज़ें आ गई हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर दी हैं। लेकिन स्टिल आप लोगों को अगर किसी को 4 GB वाला फ़ोन यूज़ कर रहा है तो आपको फील होगा। 2 GB रैम या 4 GB रैम वाला फ़ोन कर रहा है तो आपको फील होगा। अगर आप कंटिन्यूसली इंस्टा या टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद हेल्ड होना है या स्लो हुआ हुआ मोबाइल फील होगा। वो क्यों? क्योंकि जितनी भी रील्स हैं वो लोड होती हैं आपकी रैम। जैसे जैसे आपकी रैम फिल होती जाएगी, उसी तरह बाकी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो बंद हो जाए। वो उसको सिर्फ असिस्ट करती है, मतलब लाइक वो रियल रैम की तरह काम करती नहीं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक इन, जब मैं एफएससी में था तो उस वक्त कोविड चल रहा था। तो उन दिनों में मैं ये फोटोशॉप वगैरह का, फोटो एडिटिंग का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। तो वहाँ पे कोर्स कर रहे जी, फोटो एडिटिंग सीखनी है, नए नए फ़ोन आए थे, सेल्फीज ले रहे थे, तो फोटो एडिटिंग सीखनी है। कोविड था, करने को कोई काम भी नहीं था, तो फोटो एडिटिंग सीख लेते। फोटो एडिटिंग सीखते सीखते मुझे पता चला कि एडोब फोटोशॉप करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें फोटो एडिटिंग बड़ी कमाल की हो जाती है। तो लेकिन जो एडोब फोटोशॉप है ना, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स ओरिएंटेड है। उस वक्त मेरे पास इतना हैवी लैपटॉप या सिस्टम मौजूद नहीं था।
तो अब तो उस लिहाज से चीज़ें हो ना, तो फिर मुझे ये कहीं से पता चला था, लेकिन वो उस तरह से एग्जैक्ट रैम वाला काम नहीं करता, क्योंकि अब मेरे पास रैम भी है और मेरा पुराना सिस्टम भी घर पे पड़ा है। कभी कहीं मैं सेकेंडरी यूज़ कर लेता हूँ। तो वो जब मैं चलाता हूँ उसके अंदर वो रैम का डिफरेंस वो मैंने बना के भी देखी है, इक्वल करके, इवन उसको ज़्यादा करके भी देखा है, लेकिन जो एक्चुअल रैम है वो एक्चुअल रैम ही है, वो सिर्फ असिस्ट कर देता है कि रैम का जो डाटा है वो स्टोर कर लेता है, लेकिन स्पीड उसकी हार्ड डिस्क वाली ही रहती है। वो जो टेम्परेरी डाटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर करके डिलीट कर देगा, लेकिन स्पीड नहीं वो उसे अपडेट कर पाएगा। जी जी, बिल्कुल। एक्चुअली वो पूरा सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर हम लोग वैसे बात करें तो 100% तो नहीं, लेकिन ये कि 60-70% आपका वो काम निकाल जाता है। अब करंटली तो हम लोग ये 5 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसमें से भी मैं गिटहब डेस्कटॉप बंद कर देता हूँ, ये सारे भी काम कर। तो करंटली ये हमारे 4 सॉफ्टवेयर, इन चारों की ये मैंने रैम भी बताई हुई है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मैक्सिमम 2 GB रैम बनती है, लेकिन वो मुझे ऊपर बता रहा है कि आपकी 32% रैम यूज़ हो रही है। वो कहाँ यूज़ हो रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा है, कुछ विंडोज से रिलेटेड है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए हैं। जैसे ये विंडोज के प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्लाइंट सर्वर रन टाइम प्रोसेस है, कंसोल विंडो होस्ट एंड सो। अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी रैम कंज्यूम करते हैं, तो कुछ सिस्टम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी विंडोज़ है वो कंज्यूम कर रही है, कुछ सॉफ्टवेयर कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो करते करते अगर हमारी रैम फिल हो जाए तो हमारा लैपटॉप हेल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग या तो इस इधर से टास्क मैनेजर से आके राइट क्लिक करके एंड टास्क करते हैं, और अगर हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद ना हो तो फिर हम लोग सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं। अब अगर मैंने प्रिंट करवाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो एज मैं 21 सेव करवाया था, प्रिंट नेम पूरा नेम टू रीच सर्वर। लैंग्वेज के ना आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन डेटा टाइपिंग के लिहाज से दो टाइप्स, एक डायनामिक और स्टैटिक। का मतलब ये है कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैं नंबर वाला डाटा स्टोर करवा लूँ या टेक्सचुअल डाटा स्टोर करवा लूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं। पहले नंबर करवा के बाद में टेक्सचुअल पे ले जाऊँ, पहले टेक्सचुअल से बाद में नंबर पे ले आऊँ, बाद में पिक्चर पे ले जाऊँ, बाद में वीडियो पे ले जाऊँ, बाद में ऑडियो पे ले जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं कहीं नंबर वाले पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और वहाँ जाने से पहले नंबर से टेक्सचुअल हो गया तो फिर मसला बनेगा। लेकिन वो डाटा स्टोर कर देगा लाके ने, वो किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। स्टैटिक कहता है कि भाई मैं इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं फाइनल फाइनल आपको बताऊंगा कि भाई नंबर अगर आपने फिक्स कर दिया है इस वेरिएबल को तो ये नंबर ही रहेगा। अगर आपने फिक्स कर दिया है कि जी ये वेरिएबल टेक्सचुअल है तो ये टेक्सचुअल ही रहेगा। अब पाइथन जो बाय डिफॉल्ट है ना वो डायनेमिक, जो बाय स्टार्ट थी, सॉरी बाय डिफॉल्ट तो नहीं, बाय स्टार्ट डायनेमिक लैंग्वेज बनाई गई। लेकिन एट 3.10 आई थिंक सो, यानी 3 वेरिएंट के बाद इसे स्टैटिक की तरफ मूव करना शुरू कर दिया।
मूव करना शुरू कर दिया है का क्या मतलब है कि अभी भी हम अगर डाटा टाइप लगाएंगे और उसको यूज नहीं करेंगे तो हमारा कोड चल जाए, एरर नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अभी जी कि नेम और इसकी डाटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे मैं आगे कहता हूँ एज इज इक्वल टू 21, 21। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि पाइथन बाय स्टार्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज थी। जब भी हम लोग कोई टूल बनाते हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं या कोई एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो उस वक्त हमें ये ख्याल करना है कि ये जो टूल है ये यूज़ कहाँ कहाँ हो। ऑब्वियसली बात है कि टाइम टाइम इसमें हम लोग अपग्रेड्स तो कर ही रहे होंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पाइथन के बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए। 3.13 इज स्टेबल, 3.14 इन डेवलपमेंट चल रहा है। तो अब पाइथन को यूज़ करते हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन गए। लामा मॉडल बन गया है, जीपीटी का मॉडल बन गया है, गूगल जेमिनी बन गया, इसी तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन गए। ये तो मैंने बड़े बड़े नाम आप लोगों को गिनवा दिए जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो पाइथन को यूज़ करते हुए बने। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बन गई हैं। अब अगर मैं सुबह आके कह दूं कि भाई पाइथन जो विदाउट डाटा टाइप है वो नहीं चलेगी, एरर आ जाए, तो जो लाखों करोड़ों रुपया लगा के लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो सुबह सारे जाए। मसलन अगर मैं सुबह अभी के लिए तो पाइथन डायनेमिक थी 3.10 से पहले, तो लोगों ने उसको डायनेमिक ही यूज़ किया और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज लगा के जब लोगों को पता लगा 2010 के बाद ज़रा स्टैटिक की तरफ लोग मतलब सॉफ्टवेयर बढ़ने सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ना शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ वेब। उससे पहले बाकी सॉफ्टवेयर बड़े हो रहे थे लेकिन वेब के सॉफ्टवेयर इतने बड़े नहीं हो रहे थे। 2008 5 7 8 से आगे ये बड़े होने शुरू हुए, क्योंकि 1990s में जावास्क्रिप्ट आई और उसके बाद डायनेमिकली चीज़ें ऐड होना शुरू। तो इसी तरह जो बाकी सॉफ्टवेयर थे वो बड़े तो हो रहे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को डेवलपर्स को पता लगा फेलियर्स के बाद कि हमें स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करना ताकि हम लोग स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकें, कि एक सर्टेन लेवल के बाद जब हम एप्लीकेशन को स्केल करने जा रहे हैं तो उसका कोड मेंटेन करना भी बड़ा मसला बन जाता है। तो डेवलपर को ये तो पता चल गया कि भाई कोड को मेंटेन करते हुए मसले आ रहे हैं, तो वो डायनेमिक से स्टैटिक लैंग्वेजेस की तरफ मूव करना शुरू हो गया। इसीलिए जावास्क्रिप्ट का, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो जावास्क्रिप्ट का एक रैपर बना टाइपस्क्रिप्ट। फिर लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इससे पहले लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा बेहतर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटाबेस में स्टैटिक तो वो वेरिएबल्स में आप लोग स्टोर करवाते रहो, या वो फिक्स डाटा आप लोग लिख दो प्रिंट के स्टेटमेंट के साथ। मैं मेरे क्वेश्चन पर समझा नहीं आपका। आप कह रहे हो कि अगर तो डाटा आपका फिक्स है तो फिर तो आप वो डाटा लिख प्रिंट के साथ वो प्रिंट होता रहेगा। डेटाबेस इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जा रही है वो जा रही है पोस्टग्रेस एसक्यूएल, सबसे लेटेस्ट पोस्टग्रेस। हूँ ये इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ पोस्टग्रेस। अच्छा, डायनेमिक में ये था कि हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो मर्जी डाटा स्टोर कर, चाहे मैंने बता भी दिया है कि इसमें इंटीजर नंबर या टेक्सुअल डाटा आना चाहिए। स्टैटिक में हम लोगों ने जब फिक्स कर दिया तो वही डाटा रहता है। अगर एज मैंने वहां पे लिखा है कि नंबर होनी चाहिए तो वो 21 नंबर के फॉर्मेट में लिखेगा, 21 नहीं लिख सकता। लेकिन जब पाइथन 3.10 पर आकर डायनेमिक से स्टैटिक की तरफ मूव हुई, उसने डाटा टाइपिंग इंट्रोड्यूस करवाई, तो वो
विद इन 1 डे ये नहीं कह सकता था कि भाई आज हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है 3.10, तो अब के बाद हम लोगों ने जो पिछली स्पोर्ट है वो ख़त्म कर दी। हम ये नहीं कह सकता कि जो डायनामिक के साथ सॉफ्टवेयर बने हैं वो सारे के सारे जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे कह देगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाए। जितने एआई मॉडल, बहुत सारे एआई मॉडल, मेरा ख्याल है कि सारे एआई मॉडल ही तकरीबन पाइथन के साथ बने हैं, वो सारे के सारे जाए। तो वेदर एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जितनी भी, वो सारे के सारे लॉस होने के चांसेस। इवन दो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बन गई थी जैसे माईपाई है या कोई और डिफरेंट टूल्स बन गए थे जो हमें ये अलाउ कर रहे थे कि हम लोग डाटा टाइपिंग को स्ट्रिक्टली यूज़ कर सकें, क्योंकि ये एक बड़ा हेल्पफुल टूल है। जब हम लोग आगे जाके एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो हमें आइडिया होगा लार्ज और स्केलेबल। तो पाइथन ने डाटा टाइप्स इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, लेकिन अभी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। इन फ्यूचर किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमें एक्सटर्नल टूल्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। अब हम लोग डाटा टाइप साथ साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा। तो सर फिर हम पढ़ेंगे या लिखेंगे क्यों? क्योंकि जैसे ओपन सोर्स मॉडल है ओलामा या सीमलेस MT4, या अगर हम लोग आगे जाके एजेंटिक एआई के लिए जो टूल पढ़ेंगे जैसे क्रू एआई है, लैंग चेन है, लैंग ग्राफ है, लैंग स्मिथ है, ये सारे के सारे डाटा टाइप्स के साथ आ, तो उन चीज़ों के साथ अपना कोड मर्ज करने के लिए, यानी उनके साथ मसला ना बने, तो हमें अब वो कोड कैसे, मतलब अगर लैंगचेन ने हमें बताया है, लैंगचेन ने कुछ चीज़ें डाटा टाइप के साथ फिक्स कर दी, तो हमें वो समझ है कि ओके अच्छा इसने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, तो इंटीजर लिखने का मतलब ये है, स्ट्रिंग लिखा है या बुलियन लिखा है, बूल लिखा है या क्या लिखा है, तो इसका मतलब ये है। तो इसलिए हम लोग अभी डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। यूज़ इन फ्यूचर हम लोग इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे ना मॉड्यूल्स क्या हैं, लाइब्रेरीज क्या हैं, तो फिर हम लोग भी माईपाई या इस तरह के एक्सटर्नल टूल्स यूज़ करेंगे जिससे हम अपना कोड जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं स्टैटिकली, जिसमें डाटा टाइपिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लैंग्राफ नहीं, वो और चीज़ है। इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली मेंशन करने का मैं ये भी बता देता हूँ कि जो टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये फीचर है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का। इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि मैंने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया, नेम, और उसकी डाटा टाइप रख दी, उसका कुछ भी डाटा टाइप नहीं रखी और आगे टेक्सचुअल डाटा लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इसका टेक्सचुअल डाटा, और आगे वो टेक्सचुअल ही लेके चले, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि मुझे खुद से यहाँ पे कॉलन लगा के डाटा टाइप मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैंने इंट की। डायनेमिक ये है कि अगर आपने कर दिया है या नहीं किया, वो अलाउ ही नहीं, मतलब वो अलाउ करता जाएगा। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में ये है कि आपने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन फॉलो होगा कि स्ट्रिंग या टेक्सचुअल या नंबर। पाइथन में ये है कि वो फॉलो ही नहीं होगा, लिख देंगे हम, वो फॉलो नहीं होगा। जब फॉलो करवाना तो उसके लिए आगे टूल पढ़ेंगे माईपाई के नाम से, और टाइपिंग करके इस तरह के आगे डिफरेंट हमारे पास टूल्स अवेलेबल। C++ में टाइपस्क्रिप्ट से भी ज़्यादा है। C++ में अगर आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो वेरिएबल डिक्लेयर होगा ऐसे, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं ना var वेरिएबल का नेम, और आगे C++ में या सी में इंट, वो डाटा टाइप डिफाइन करोगे फिर आगे वेरिएबल का नेम लिखोगे। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाई। अब पाइथन ने एक साथ ही डायनामिक से स्टैटिक पे क्यों नहीं आ गया? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से जब तक आहिस्ता 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 सालों साल आगे वो बने, आहिस्ता आहिस्ता जब वो मूव हो जाएंगे उसके बाद वो इसे खत्म कर दें। शायद यहाँ पर पाइथन 3.3 में मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्रेकिंग चेंजेस, कोई भी ब्रेकिंग चेंज नहीं है। ब्रेकिंग चेंजेस का मतलब होता है कि
इससे जो पिछले वाले वेरिएंट के से में जो काम हो रहा था ना, वो अब इस वेरिएंट में नहीं होगा। जी जी। डेप्लीकेशन क्या, डेप्लीकेशन? वो दोनों चीज़ों पे आ जाता है, ब्रेकिंग चेंजेस और डेप्रिसिएशन। लेकिन अभी पाइथन 3.13 में कोई चेंज नहीं आया है। अब जो नंबर का डाटा है वो आगे दो तरह, एक पॉइंट वाला, एक पॉइंट के बगैर। अब जो पॉइंट वाला है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर, जो पॉइंट सॉरी पॉइंट के बगैर है उसे इंटीजर, और पॉइंट वाले को फ्लोट। टेक्सचुअल तो टेक्सचुअल ही है। नहीं, किसी और लैंग्वेज में। इंटीजर पूरा। बिल्कुल, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग, इसी तरह जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट है उसमें भी हमें नंबर पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे तो इंट लिख रहे हैं, वहाँ पे हमें नंबर पूरा लिखना पड़ता है। वहाँ पे इंट और फ्लोट नहीं, वहाँ पे सिर्फ नंबर है, तो वो पूरा करना पड़ता है टाइपस्क्रिप्ट। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट सिंटैक्स है। अच्छा, अब जो टेक्सचुअल डाटा है, उस टेक्सचुअल डाटा को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में स्ट्रिंग, और उसे लिखेंगे STR। अब स्ट्रिंग को डिफाइन करने के आगे बहुत सारे तरीके। एक तो तरीका हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में। दूसरा, एज 2 इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 28। और तीसरा, अब इन दोनों में मसला क्या था कि मैं इस तरह ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे एक तो ऐसे, एक ऐसे मजमून या कहानी पूरी की पूरी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एंटर प्रेस करना है, पैराग्राफ यहाँ खत्म होगा, एंटर प्रेस करता हूँ तो वो, इसका मतलब है कि इसका भी हल होना चाहिए, तो उसके हल के लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये सिंगल भी चलेंगे, डबल भी चलेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे मान ली, माई नेम इज आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम फैसलाबाद, आई एम रोड, बाकी। और आगे हम लोग जो मर्जी लिखते हैं, मतलब अब पूरी स्टोरी पूरा ऐसे पूरा का पूरा चीज़ें लिख सकते हैं। नहीं नहीं, स्टोरी तो वेरिएबल का नेम रखा है ना। वेरिएबल को किसी नंबर से भी शो कर सकते हैं, नहीं वेरिएबल को किसी नंबर से शो नहीं कर सकते।
वेरिएबल के नाम के एंड में नंबर आ सकता है, स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता। तो उसके नेमिंग के कुछ कन्वेंशन के में डिफाइन किए हैं। नहीं नहीं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, अभी हम लोग करवा लेते हैं। सिंगल कोड डबल कोड दोनों यूज होते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग को आगे डिफाइन करने के 3-4 पैटर्न, ये डबल कोड से भी कर सकते हैं, सिंगल कोड से भी कर सकते हैं, और जब ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं तो ट्रिपल भी, डबल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। फिर आगे एक आती है एफ स्ट्रिंग। दैट्स मैं उसका नाम देता हूँ इंटीग्रेशन, या इंटीग एफ इन्वर्टेड कॉमा, आगे माई नेम इज करली ब्रैकेट और नेम। एफ मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा तो हमें आइडिया होगा। एफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है? एफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि अगर मुझे स्ट्रिंग लिखते लिखते किसी वेरिएबल से कोई चीज इंपोर्ट करनी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई नेम इज करली ब्रैकेट और आगे मैंने नेम लिख दिया, तो इसका मतलब अब ये जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये प्रिंट होगा माई नेम इज नेम वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होगा। अब यहाँ से करली ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल का नेम है वो वेरिएबल फाइंड करेगा, उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर है वो यहाँ पे ला के वो मुझे प्रिंट करके दे। जैसे प्रिंट अगर हम लोग करें इंटिग और इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो माई नेम इज अबू। एफ का कीवर्ड यूज हुआ है। जी जी, लैंग्वेज कंस्ट्रेंट। तो अब मिसाल के तौर पे मुझे किसी बंदे को, मेरे पास आप सबका डाटा मौजूद है, स्टूडेंट डाटा, मुझे आप सबको ईमेल करने है कि Q2 की डेट आ गई है, लेट्स से आज कितनी डेट है, 15 दिसंबर आ गई। तो अब मैं हर बंदे की ईमेल लिखने के लिए एक एक का नाम नहीं लिखूंगा कि मैं एक एक के नाम पे ईमेल लिखता जा रहा हूँ। मैं कुछ कोड ऐसा करूंगा जो 50 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा चले, वो आगे जाके हम लोग उसे पढ़ेंगे, उस कोड को बोलते हैं लूप। मैं कुछ ऐसा कोड लिखूंगा, वो ऐसा जो 50 दफ़ा, 1000 दफ़ा चले, जब 1000 दफ़ा चले तो हर दफ़ा नेम वेरिएबल में नया डाटा स्टोर हो जाए, अगले बंदे का डाटा सेव हो जाए। जैसे ही डाटा स्टोर हो वो यहाँ पे ला के शो करवा दे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो या अस्सलाम वालेकुम नेम, नेम में आ जाएगा अबू रह रहा है, दूसरी दफ़ा 20 नंबर, तीसरी दफ़ा ये, चौथी दफ़ा ये, उसी तरह सो ऑन आप लोग सबको ईमेल चली। इसी को हम लोग स्क्रिप्ट चलाना है बोल। ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, जब भी हमें वैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते नहीं कि जहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम लगाना है करली ब्रैकेट्स में वो नेम आ, नेम टू कर देते हैं तो माई नेम इज नवीद सर, तो हमारे पास नेम टू में से। सिंगल कोड और डबल कोड में क्या डिफरेंस है? सिंगल कोड और डबल कोड में ये डिफरेंस है कि मैं डबल कोड के अंदर डबल कोड नहीं लगा सकता, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स बन जाए। और इसी तरह सिंगल कोड में सिंगल कोड नहीं, सिंगल में डबल लगेगी, डबल में सिंगल लगेगी। कि अगर मुझे किसी कोई कोटेशन लिखनी है जैसे कायदे आजम सेड डैट, तो सिंगल में डबल, डबल में सिंगल। लेकिन ट्रिपल लगा रहे हैं तो ट्रिपल में हमें कोई मसला नहीं।
और प्रिंट QUOTE quote. I didn't said that. इसी तरह अगर मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट करवाने हैं तो मैं बाहर सिंगल लगाऊंगा। कर सकते हैं \n/टैब और ये सब। वो भी हो जाएगा, बैकस्लैश के साथ हो जाता है। ट्रिपल कोड दे दिया, लेकिन अब मैं बताता हूँ अब ट्रिपल कोड क्यों दिया गया है। वो इसलिए कि अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, यूजर को ये याद नहीं है, ये यूजर को नहीं पता कि भाई \n या \t, ये तो हमें एज अ डेवलपर पता। \n का मैं मतलब जिन लोगों को नहीं पता क्या है कि \n लगाऊंगा, तो इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो वो न्यू लाइन पर आ। अब ये चीज़ यूज़र को नहीं पता, ये हमें एज अ डेवलपर पता है \n कुछ होता है या \t। अगर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ और मुझे उसके अंदर वो चीज़ें चेंज करनी है, तो फिर उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, वो \इन्वर्टेड कॉमा और \सिंगल इन्वर्टेड स्टिल सेम थिंग इज कि यूज़र को नहीं पता ना। तो हम लोग जो ट्रिपल इन्वर्टेड है उसके अंदर अगर हम लोग डबल इन्वर्टेड भी लगा देंगे तो मसला बनेगा, या सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं एक साथ। प्रिंट और डबल एक साथ ही यूज। अब एस्केप कैरेक्टर तो एज अ डेवलपर या बहुत चंद लोगों को पता है, जो नॉन टेक्निकल हैं या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं, उनको एस्केप कैरेक्टर का आइडिया नहीं है, उनको भी हमें ख्याल करना। नहीं, स्टार्ट और एंड दोनों जगह ट्रिक, जैसे स्टार्ट, ये स्टार्ट पे भी end। नहीं नहीं, उसको फिर कुछ \n से या फिर हमें स्ट्रिंग को करेक्टराइज करना पड़ता है। माई नेम इज एन, कि मैंने इस स्ट्रिंग को नवीद सर्वर के इस पहले करेक्टर को, जैसे एरे में हम लोग इंडेक्स के थ्रू डाटा गेट करते हैं ना, इसी तरह हम लोग बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रिंग की डीप डाइव बात करें तो स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ करेक्टर्स। तो वो उस एरे की तरह काम कर, तो उस एरे में से मैंने पहला करेक्टर ले लिया और इसके ऊपर मैं लूप करके उसे वर्टिकली प्रिंट कर सकता हूँ। कस्टम फंक्शन बनाया जा सकता है, इसके अंदर बिल्ट इन है या नहीं मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, अब ये जो एरे वाली बात थी वो सारों के लिए नहीं थी, क्योंकि जब हम आगे जाके एरे या लिस्ट पढ़ेंगे फिर हमें इसकी समझ आए कि ये क्या क्या। यदि यहाँ तक क्लियर है, वेरिएबल पे हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली।